रिसेंटली हमने बात की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की और हमने उन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया। इसी तरह हमारे पास एक और टॉपिक है जिसके बारे में याद रखिएगा। ये कहा जाता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन है और वो है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन की एग्जांपल को समझने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल जो है वो बैलून की है कि जिस तरह बैलून में से एयर जब इजेक्ट होती है तो बैलून अपवर्ड मूव करता है या फॉरवर्ड मूव करता है। इसी तरह रॉकेट के अंदर जब फ्यूल बर्न होता है तो हॉट गैसेस जब डाउनवर्ड इजेक्ट होती हैं तो उसकी वजह से जो थ्रस्ट डेवलप होगा वो उस रॉकेट को अपवर्ड मूव करवाएगा। और यहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि जितना हमारे पास मोमेंटम रॉकेट का है उतना मोमेंटम उसमें से इजेक्ट होने वाली गैसेस का होता है। तो पहला पॉइंट जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो हमारे पास ये कि रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में याद रखें कि रॉकेट प्रोपल्शन इज एन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके अलावा ये एप्लीकेशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की भी है। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या आती हैं। अगर तो ऑप्शंस के अंदर बोथ है तो बोथ को टिक करेंगे, अदरवाइज हमारे पास इनमें से कोई एक ऑप्शन गिवन होगी, या तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिवन होगा या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गिवन होगा। अब ब्रीफली हम रॉकेट के बारे में बात करते हैं कि रॉकेट की कंस्ट्रक्शन उसमें क्या कुछ पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो हमने याद रखने हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक रॉकेट इंजन है। इस रॉकेट में सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कि रॉकेट के अंदर जो हमारे पास फ्यूल है वो क्या होता है। तो याद रखें कि रॉकेट में हमारे पास जो फ्यूल है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये है लिक्विड ऑक्सीजन और इसके अलावा लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड फॉर्म में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कंबस्टेबल है, इजीली कंबस्टन हो जाती है। तो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन हमारे पास फ्यूल प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये फ्यूल किस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, कितना ही मकदार में प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास 80% जो मैस ऑफ रॉकेट होता है वो बेसिकली मैस ऑफ फ्यूल होता है। 80% जो मैस ऑफ रॉकेट है वो बेसिकली क्या है, वो मैस ऑफ फ्यूल है। तभी जो इसके चैम्बर्स होते हैं जैसे जैसे वो यूटिलाइज होते जाएं रॉकेट उनको इजेक्ट करता रहता है। नेक्स्ट चीज, रॉकेट के अंदर ये फ्यूल कहां बर्न होता है? रॉकेट में ये फ्यूल बर्न होता है कंबस्टन चैम्बर में। और जब कंबस्टन चैम्बर के अंदर ये फ्यूल बर्न होगा तो इसके बर्निंग की वजह से रॉकेट में से जो गैसेस होंगी वो क्या हो रही होंगी, वो इजेक्ट हो रही होंगी। और ये जो हॉट गैसेस रॉकेट में से इजेक्ट हो रही होती हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट करती हैं जिसकी वजह से रॉकेट के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई होती है और रॉकेट कहाँ मूव करता है, अपवर्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये जो हॉट गैसेस हमारे पास हैं इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा कि जो हॉट गैसेस इजेक्ट हो रही होती हैं इनकी स्पीड होती है 4000 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये हॉट गैसेस मूव कर रही होती हैं डाउनवर्ड। और एक और पॉइंट कि जो हमारे पास कंबस्टन चैम्बर है उस कंबस्टन चैम्बर के अंदर 10,000 किलोग्राम पर सेकंड हमारे पास जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा होता है। तो एक तरह का ये m/t वैल्यू है, ये मैस ओवर टाइम कि कितना फ्यूल कितने टाइम में बर्न हो रहा होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखना है कि फ्यूल हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 80% मैस रॉकेट का फ्यूल होगा, ये फ्यूल बर्न होगा कंबस्टन चैम्बर में और पर सेकंड 10,000 किलोग्राम हमारे पास फ्यूल बर्न हो रहा होता है। इनके बर्न होने से जो गैसेस इजेक्ट होंगी, जो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगी डाउनवर्ड, उनकी स्पीड 4000 मीटर पर सेकंड होती है। और हम यहाँ पर जब इसको कंक्लूड करते हैं कि किस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि जितना मोमेंटम हमारे पास रॉकेट का होगा उतना ही हमारे पास मोमेंटम उन गैसेस का होगा जो उसमें से इजेक्ट हो रही होंगी। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि मैस ऑफ रॉकेट m, स्पीड ऑफ रॉकेट v। तो जो मैस है हॉट गैसेस का स्मॉल m, तो जिस स्पीड से वो इजेक्ट हो रही हैं दैट इज v डैश, इसको मैं v डैश कह देता हूं। तो जब इसको सॉल्व किया जाता है तो सॉल्व करने से हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर आता है कि रॉकेट की एक्सेलरेशन किसके इक्वल है।
अब यहाँ कैलकुलेशन तो नहीं, तो डायरेक्ट मैं आपको वो रिजल्ट बताता हूँ कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्सेलेरेशन ऑफ रॉकेट का जो रिलेशन आता है दैट इज इक्वल टू एम डैश इंटू वी डिवाइड बाय कैपिटल एम। अब यहां पर इस रिलेशन में कैपिटल एम हमारे पास क्या है, ये मास ऑफ रॉकेट है, वी स्पीड ऑफ रॉकेट है, ए एक्सेलेरेशन ऑफ रॉकेट है। यहां पर ये एम डैश क्या है, तो एम डैश के बारे में याद रखिएगा कि एम डैश बेसिकली ये फ्यूल बर्निंग रेट है, एम ओवर टी, और इसका जो यूनिट हमारे पास है वो क्या होगा, दैट विल बी किलोग्राम पर सेकंड। अच्छा यहां पर मैं चीज क्लियर कर दूं, ये जो वी है ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ गैसेज है, इसको मैं वी डैश कह देता हूं। तो एम यहां पर जो रिलेशन में मैंने लिखा, मैंने जानबूझ के ऊपर डैश लिखा ताकि क्लियर हो जाए कि ये जो एम डैश है ये बेसिकली मास ऑफ गैसेज नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये मास फ्लो रेट है, कितना फ्यूल कितने सेकंड में बर्न हो रहा होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद हाइट क्या रॉकेट की एक्सेलरेशन बढ़ती है या कम होती है। तो याद रखिएगा विद हाइट हमारा जो फ्यूल बर्न होता जाएगा तो मास डिक्रीज होता जाएगा, और जब मास डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगी। तो एक्सेलरेशन के बारे में पॉइंट याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती है एक्सेलरेशन इंक्रीज करती है। और रीजन अगर हमसे पूछे जाए क्यों, तो हमारा आंसर होगा ड्यू टू डिक्रीज इन मास, जो कैपिटल एम से शो कर रहे हैं, किसका मास, रॉकेट का। तो यहां पर हमने बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज किया कि एक्सेलरेशन का ताल्लुक मास के साथ क्या होता है, वो इन्वर्स होता है, और यहां पर हाइट के साथ क्या रिलेशन है, वो डायरेक्ट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रॉकेट प्रोपल्शन से रिलेटेड आपने याद रखने हैं। और अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादातर वो एक्सेलरेशन का आता है, तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए ए इज इक्वल टू एम डैश वी डैश ओवर एम आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एम डैश मास फ्लो रेट है, जो फ्यूल बर्निंग रेट है, जो 10,000 गिवन है यहाँ पर। वी डैश आपके पास स्पीड ऑफ गैसेज है, कैपिटल एम मास ऑफ रॉकेट, और ए रॉकेट की एक्सेलरेशन है। एक और चीज़ जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जाम्पल में आता है वो आते हैं एक्सप्लोसिव फोर्सेस, कि जहां पर भी एक्सप्लोजन होती है वहां पर हमारे पास जो ओवरऑल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। कहीं पर भी हमारे पास एक्सप्लोजन होगा तो उस एक्सप्लोजन की वजह से ओवरऑल मोमेंटम क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। अब इससे रिलेटेड हमें जो एग्जांपल मिलती है अपनी बुक से, वो एग्जांपल ये है कि लेट से हमारे पास किसी भी एक फाइटर जेट से एक लोड यानी एक कोई भी बॉम्ब वो ड्रॉप हुआ जिसका मास कितना है, कैपिटल एम, और वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड कितनी स्पीड के साथ, विद स्पीड v, और डायरेक्शन डाउनवर्ड इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो v डैश। तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। एक सर्टेन हाइट पे जाकर वो लोड एक्सप्लोड करता है, और बुक के अकॉर्डिंग अगर इस एग्जांपल को लें तो फर्स्ट करें वो एक्सप्लोड हुआ दो पीसेस में, इस मास को कह दें m1, इस मास को कह दें m2। अब अगर वो लोड एक्सप्लोड हुआ दो पीसेस में तो इनकी अपनी अपनी एक वेलोसिटी होगी। हम उस वेलोसिटी को नाम दे देते हैं कि m1 की जो वेलोसिटी है वो v1 है और ये उसकी डायरेक्शन, और m2 की वेलोसिटी जो है वो ये है, इसको नाम दें v2। अब कहा जाता है कि हमारे पास इस केस में भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कैसे? तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये देखेंगे कि क्या हमारे पास मास और क्या हमारे पास वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन सेम है या नहीं। उस चीज़ को चेक करने के लिए मैं v2 को हेड टू टेल रूल से v1 में ऐड करूंगा। जब v2 को और v1 को हेड टू टेल रूल से ऐड करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर आएगा रिजल्टेंट, और ये जो रिजल्टेंट होता है ये एग्जैक्टली हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आता है। दूसरी चीज़ मास, हमारे पास जो मास है अगर पहले m था और उसके दो पीसेस हुए तो हमारे पास मास भी यहाँ पर क्या रह रहा है, कंजर्व। तो मास भी कंजर्व रह रहा है और हमारी वेलोसिटी भी क्या रह रही है, सेम। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ओवरऑल हमारे पास जितना मोमेंटम एक्सप्लोजन से पहले है उतना मोमेंटम एक्सप्लोजन के बाद। प्रैक्टिकली दो पीसेस नहीं होते, प्रैक्टिकली 1000 ऑफ पीसेस होते हैं। तो तमाम पीसेस के अगर मोमेंटम का सम लेंगे तो वो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आएगा। और इस केस में अगर 1000 पीसेस हैं तो तमाम की वेलोसिटीज का जब वेक्टर सम लेंगे तो वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आएगा। और इवन अगर आपके पास मास एनर्जी की फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है तो ओवरऑल हम उसको यही कहेंगे कि वो हमारे पास मैटर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो मास ही है। और हम आइडियल केसेस के अंदर उस एनर्जी को ना लें तो जितना तमाम पार्टिकल्स का मोमेंटम हमारे पास एक्सप्लोजन के बाद वो इनिशियली हमारे पास उस लोड के, उस ओवरऑल बॉम्ब के मोमेंटम के इक्वल होगा। कई दफ़ा
ये जो कंडीशन मैंने आपसे डिस्कस की, ये यूं भी डिस्कस की जाती है कि हमारे पास जो लोड है, जो बॉम्ब है, वो रेस्ट पोजीशन में है और रेस्ट पोजीशन में रहते हुए वो एक्सप्लोड करता है। अगर वो रेस्ट पोजीशन में रहते हुए एक्सप्लोड करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो भी जीरो। अब क्या वो कंडीशन होगी कि ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व रहे, तो आपका आंसर होगा कि वो इतने पीसेस में अगर डिवाइड हो कि जितने पीसेस हमारे पास टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करें उतने पीसेस अगर टुवर्ड्स राइट मूव करें तो उनकी वेलोसिटी इक्वल और ऑपोजिट हो। मतलब फर्स्ट करो मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूं कि m1 और m2। तो एक तो ये कि अगर वो दो पीसेस में डिवाइड हुआ तो उन दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि वो इक्वल और ऑपोजिट वेलोसिटी से मूव करने चाहिए, कि अगर ये v है और ये v डैश, तो v डैश हमारे पास v के इक्वल है विद नेगेटिव साइन। तो इस केस में जब हम फाइनल मोमेंटम को फाइंड करेंगे तो मैसेज भी इक्वल है, वेलोसिटी सेम और ऑपोजिट है, तो जब सम लेंगे तो फाइनल मोमेंटम भी क्या आएगा, वो जीरो के इक्वल आएगा। इसका मतलब यहां पर भी ओवरऑल जितना मोमेंटम इनिशियल है उतना मोमेंटम फाइनल है। तो क्वेश्चन क्या होता है कि अगर एक लोड, एक बॉम्ब रेस्ट पोजीशन में रहते हुए एक्सप्लोड करता है तो क्या वो कंडीशन होगी कि मोमेंटम कंजर्व रहे। हमारा आंसर होगा कि दोनों इक्वल वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें ताकि ओवरऑल उनके मोमेंटम की वैल्यू जीरो के इक्वल आए। तो ये है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस का टॉपिक।